कोई भी बैंक स्टेटमेंट एज इट इज टैली के अंदर कैसे इंपोर्ट करें, इसके रिलेटेड वीडियो है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं ओपन करता हूँ। एक क्लाइंट का एक स्टेटमेंट है, मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन हाइड किया हुआ है। ठीक है, एज इट इज जो बैंक से आया हुआ है वही स्टेटमेंट लिया हुआ है। ठीक है, अब पहले 2 मिनट में समझ लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या है। यहाँ पे डेट, इंफॉर्मेशन ऑफ नरेशन है, इसके बाद चेक का रेफरेंस नंबर है, और इसके रिलेटेड कोई और 2-3 फील्ड्स है जो डेबिट और क्रेडिट और वैल्यू डेबिट जो भी उसका इंफॉर्मेशन है, और रनिंग बैलेंस। ठीक है, अब इसमें नहीं है क्या जी कि जो टैली के अंदर चाहिए और इसके अंदर नहीं है। तो पहले तो एक लॉजिकली देखिए, यहाँ पे जब भी डिपॉजिट होगा या विड्रॉ होगा एक ही कॉलम में फिगर आएगा, दोनों की तरफ फिगर तो नहीं आएगा, इतना तो नॉर्मली हमें लॉजिक पता है। तो इसको और सिंपलेस्ट बनाने के लिए मैंने एक ये वीडियो में पूरा इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, और टैली के अंदर कैसे इंपोर्ट होगा विद इन क्लिक ये भी मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान देकर देखना है कि क्या सेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला सिंपल ऐड कर लिया, देखिए यहाँ पे आई कॉलम जो है मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ तक तो टैली का है। कोई मैंने हेडिंग डिलीट नहीं किया है, कुछ भी डिलीट नहीं किया है, एज इट इज स्टेटमेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा लार्ज करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, अगर विड्रॉल अमाउंट एम्प्टी है, इफ इफ विड्रॉल अमाउंट इज एम्प्टी देन डेमो एचडीएफसी आरईसी, मतलब एचडीएफसी रिसिप्ट नाम का मैंने एक डेमो वाउचर वाउचर टाइप नेम निकाला है। यहाँ पे देखिए, अल्टर वाउचर टाइप, यहाँ पे देखिए डेमो एचडीएफसी रिसीट एचडीएफसी पेमेंट, तो दो वाउचर टाइप मैंने निकाल के रखे अंडर पेमेंट। तो क्या हो कि मेरा नॉर्मल एंट्री जो यूजर कर रहा है वो पेमेंट ये वाउचर के अंदर शायद करेगा, हाथ से जो करेगा वो, और इम्पोर्टेड जो है मैं अलग से रखूंगा, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में अगर मैं एचडीएफसी बैंक में जाता हूँ तो मुझे दोनों वाउचर दिखने वाले, तो आसानी से पता चलेगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेड वाउचर्स कौन से हैं और हाथ से फीडिंग किए वाउचर कौन से हैं। तो इसलिए मैंने दो वाउचर टाइप अलग बना दिए। चलो, तो हाथ से वाउचर टाइप यहाँ पे टाइप करने का टाइम बचाने के लिए मैंने एक्सेल में फॉर्मूला लगाया कि अगर विड्रॉ अमाउंट 0 है तो डेमो रिसीट होगा वो, इसका मतलब ऑब्वियसली वो मेरा रिसीट वाउचर है। अगर अदरवाइज मैंने कॉमा देके यहाँ पे लिखा कि डेमो एचडीएफसी पे। ठीक है, इतना मेरा फॉर्मूला है। तो ये तो कोई भी एक्सेल का जो इसको नॉलेज है आराम से लगा देगा। तो अपने आप क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे रिसीट है यहाँ पे आरईसी आ गया, जहाँ पे पेमेंट है यहाँ पे पे आ गया, यहाँ पे देखिए पेमेंट के लिए पेमेंट आ गया। तो ये अपना काम हो गया, बस इतना ही सेटिंग करना है, बाकी कोई सेटिंग नहीं करना है, ये तो कोई भी कर लेगा। चलो अब एक्सेल के अंदर देख लेते हैं क्या होना है। एक्सेल में आपको जाना है, यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर आपको जाना है ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स में आपको पाथ देना है जहाँ पे आपने वो फाइल रखा है। तो मैंने ये फाइल जो रखा है डाउनलोड्स के अंदर रखा है, तो मैंने डाउनलोड्स का यहाँ पे पाथ दिया एक्सेल की फाइल का। टैली वहां से अपने आप कैच करके ले लेगा कि आपकी शीट्स कितनी है। तो यहाँ पे देखिए शीट्स 1 ही है, शीट 1, तो शीट 1 ले लिया। अब ये टेम्पलेट तो वैसे भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये तो फ्री में काम हो जाएगा। इसको कैसे ऐड करना है टैली के अंदर मैं वो भी बता दूंगा। ये कोई टीडीएल या कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, ये टैली ने फीचर जो दिया है वो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो वीडियो छोटा करने के लिए मैं न्यू कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, जो कॉन्फ़िगर किया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसी टेम्पलेट को कंट्रोल एंटर देता हूँ, डेमो एचडीएफसी को। तो आपको जो करना है यहीं पे मैं करके रखा हूँ, कॉपी करके भी देता हूँ। आपको मान लो आईसीआईसीआई बैंक का करना है, तो सेम लॉजिक लगा के आईसीआईसीआई बैंक का आप टेम्पलेट बना सकते हो। कैसे बनाना है ये भी हम बात कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट आ गया था, तो मैंने यहाँ पे एक नाम दिया। ठीक है, एचडीएफसी डेमो एचडीएफसी। पहले यहाँ पे पूछता है कि क्या इंपोर्ट करना चाहते हो, अकाउंट्स वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, ऑर्डर और पेरोल, तो मैंने अकाउंट्स वाउचर्स। ठीक है, और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस चेंज किया। क्या किया है यहाँ पे, टैली बाय डिफॉल्ट क्या पूछा है यहाँ पे कि एक्सेल का डेटा जो है उसको हेडर है क्या, तो बाय डिफॉल्ट यस था, तो मैंने यस ही रखा है। तो यहाँ पे पूछता है कि हेडर कौन से कॉलम से स्टार्ट करना है, मतलब कहाँ से हेडर पूछेगा वो, कैच करेगा। तो मैंने बोला 21 कॉलम, क्यों, तो यहाँ पे देखिए 21 कॉलम में मेरा हेडिंग है। अदरवाइज क्या होगा, ये यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक ये सब रीड करता आएगा, और ये फिर आपका रीड नहीं होगा। तो मैंने बोला बाई 21 नंबर को मेरे कॉलम के हेडिंग्स है। ठीक है, फिर डेटा कहाँ से इंपोर्ट करना है, यहाँ पे पूछ रहा है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम रो, तो 23 से रीड करना है, क्यों, क्योंकि 22 में तो डॉट्स है, यहाँ पे देखो स्टार्स है यहाँ पे, तो ये तो ओरिजिनल स्टेटमेंट ही ऐसा है, तो जो है वो है। तो अब देखिए 23 से उसको स्टार्ट करना है, तो मैंने ये नहीं बोला उसको एंड कहाँ पे करना है,
देखो यहाँ पे कोई एंड करना नहीं बोला मैंने, एक्चुअली 55 पे रोक सकता था, लेकिन होता ऐसा है कि कभी कभी हम 1 साल का इंपोर्ट करेंगे तो वो 200 या 300 लाइंस तक चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे एंड है, तो बाय डिफॉल्ट ये वो सिस्टम है टैली का। फिर ये भी पूछता है टैली, वैसे इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, टैली पूछता है कि कॉलम जो है कहाँ से कहाँ तक है। जैसे देखो ए से लेके के तक मेरा डेटाबेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ए से लेके पूरा यहाँ तक, तो जितनी कॉलम में आपका यहाँ पे तो डेटाबेस है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने डेमो के लिए डेबिट क्रेडिट कर रहा था, डेबिट क्रेडिट के करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये दो मेरे जे और के मैंने डेबिट और क्रेडिट किया था। तो अब हम डेबिट क्रेडिट बिना किए एडवांस लेवल का वो इम्पोर्टिंग देख रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर तो समझ में आने वाला चीज है, नीचे बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीज होता है अगर कोई वाउचर फीडिंग करते हैं कि जो कंपलसरी होता है। एक तो डेट कंपलसरी हुआ, वाउचर नंबर कंपलसरी, और वाउचर का टाइप कौन सा है, रिसीट, पेमेंट, सेल्स, परचेस। तो वाउचर टाइप में तो यहाँ पे मैंडेटरी के लिए यहाँ पे लिखा है मैंडेटरी, ठीक है। तो वाउचर टाइप नेम मैंने उसको सिलेक्ट किया। तो अब वाउचर टाइप नेम कौन सा लेगा, हमें पता है कि वाउचर टाइप नेम तो इस स्टेटमेंट के अंदर है ही नहीं, हमने तो फॉर्मूला से ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला कहाँ पे ऐड किया हमने, आई कॉलम पे ऐड किया है। तो टैली यहाँ पे आपको ऑप्शंस देता है कि या आप हेडिंग से लोगे, या आप कोई कॉलम स्पेसिफाई करोगे, या आप हाथ से सिलेक्ट करोगे। अगर हाथ से सिलेक्ट करना चाहते हो, मान लो एक बार आप रिसीट इंपोर्ट करोगे, एक बार आप पेमेंट इंपोर्ट करोगे, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। एक साथ रिसीट आएगा, फिर पेमेंट आएगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि 2 नंबर से लेके 20 नंबर तक मेरा रिसीट्स है, और 21 नंबर से लेके 50 नंबर तक मेरा पेमेंट है। ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरा जो फॉर्मेट है, जो वाउचर का टाइप है, तो मैं यहाँ पे हाथ से डालने वाला हूँ। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मेरा भाई रिसीट ले लो या पेमेंट ले लो, ठीक है। अब ये चीज मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैंने बोला यहाँ पे स्पेसिफाई कॉलम, और कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ये वाला कौन सा, आय। तो मैंने बोला इसको आय में से डेटा लो, ठीक है। चलो, तो आय से उसने ले लिया कि वाउचर का टाइप पकड़ना है। नेक्स्ट डेट, तो डेट का तो कॉलम रेडी है अपना, तो डेट तो उसने देखो यहाँ पे लिस्ट दिया, और लिस्ट में से हमने इतना कॉलम तो अपने आप आ जाएगा। फिर बोलता वाउचर नरेशन, नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक नंबरिंग रखा है। अगर मैनुअल रखोगे तो वो दिक्कत वाला होगा, क्योंकि मैनुअल नंबर रखोगे तो यहाँ से नंबर कहाँ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा या कुछ फॉर्मूला देना पड़ेगा अलग से कॉलम में। तो कोई जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक रखो। नरेशन, तो नरेशन मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो नरेशन में आ जाए, तो मैंने उसको नरेशन का कॉलम बोल दिया कि भाई नरेशन ले लो। चलो, अब यहां तक तो ठीक हुआ कि जो एक वाउचर के लिए जरूरी होता है, नरेशन वैसे भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक चाहता हूं कि भाई वो आ जाए यहाँ पे रेडीमेड। डेट वाउचर टाइप हो गया, नरेशन हो गया। अब अगर आप सामने अपने स्क्रीन के सामने आप देखोगे किसी वाउचर क्रिएट करते समय कि रिसीट और पेमेंट में होता क्या क्या है। यहाँ पे देखिए पेमेंट हुआ, तो एक टॉप की लाइन है, टॉप के लेजर्स, और एक होते बॉटम के लेजर्स। वही चीज हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। और यहाँ पे मोड दो होते हैं, देखो यहाँ पे चेंज मोड के अंदर एक सिंगल एंट्री होता है, एक डबल एंट्री होता है। आप चाहो तो चेंज मोड कोई भी रख सकते हो, वो भी आपको फैसिलिटी वहां पे है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी, नरेशन लिया। अब टॉप लेजर्स करके टैली यहाँ पे लिस्ट देगा, टॉप लेजर्स, उसमें लेना लेजर का नाम, वो कंपलसरी होगा, लेजर का नाम और उसकी अमाउंट कंपलसरी होगा। तो नाम कहाँ से लेना है, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरा स्टेटमेंट एचडीएफसी बैंक का है, तो मैं हाथ से डालना चाहता हूँ कि मेरा ये अकाउंट है एचडीएफसी बैंक का। तो मैं यहाँ पे बोला स्पेसिफाई कॉलम, ये फील्ड बाय वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट में से एचडीएफसी बैंक ले लिया। हो सकता है कि मेरे एचडीएफसी के 4 अकाउंट होते हो, सीसी है, सेविंग है, तो जो आपका अकाउंट है उसको लेना है। फिर अमाउंट पूछेगा, अमाउंट का सबसे बड़ा दिक्कत होता है। देखो ट्रेडिशनली लोग इंपोर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, वो सॉर्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, कुछ करके वो रिसीट्स अलग और पेमेंट अलग करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस बता रहा हूँ कि कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या करना है, तो हमें इतना पता है कि या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, दोनों तो साथ में नहीं आएगा। मतलब विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों कॉलम में फिगर आया, ऐसा 99% तो कहीं भी नहीं होगा। या तो ये होगा या तो ये होगा। चलो, तो मुझे पता है कि अभी मैं ऊपर वाला लेजर देख रहा हूँ, मतलब कौन सा, बैंक का लेजर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है देखो, टॉप लेजर, पार्टी, कैश, बैंक, उस तरीके का। तो अगर विड्रॉ होता है तो स्टेटमेंट मेरा जो अमाउंट है, कौन से बैंक अकाउंट क्रेडिट या बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगा,
ये मुझे सोचना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे बोला कंपाउंड वैल्यू। कंपाउंड वैल्यू क्यों बोला, क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं है, देखो नो डेबिट नो क्रेडिट। तो मैंने उसको बोला कि मैं वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो मैंने बोला कंपाउंड वैल्यू, एंटर। मैंने बोला विड्रॉ अमाउंट अगर रहेगा, विड्रॉ अमाउंट अगर रहेगा मतलब ये कॉलम रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। ऑब्वियसली जब भी पैसे विड्रॉ होंगे बैंक से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और दूसरा लेजर होगा वो डेबिट होगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर विड्रॉ अकाउंट जो भी अमाउंट है यहाँ पे इसको क्रेडिट पकड़ो, और अगर डिपॉजिट है, डिपॉजिट अमाउंट है तो डेबिट करो। अब ये लॉजिक समझ लेते हैं, बस यही मेन पार्ट है बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने का। लॉजिक क्या है, ये दो फिगर का सम होगा, एडिशन होगा, लेस होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे ऊपर लिखा है फील्ड वैल्यू विल बी नेट अमाउंट। नेट अमाउंट मतलब क्या, अगर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 20 है तो 80 हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ, डिडक्शन होने वाला है। तो अगर 5,30,000, देखो मैंने क्या लिया है सीक्वेंस, पहले विड्रॉ और फिर डिपॉजिट। तो विड्रॉ अमाउंट ये है, तो एज्यूम कर लो कि कुछ नहीं मतलब जीरो हुआ। तो जीरो और 5,30,000 का अगर नेट करेंगे तो क्या होगा, -5,30,000 हो जाएगा, -5,30,000। करेक्ट, मैथमेटिकली हम सिंपल से लॉजिक लगाते। अगर ये रनिंग बैलेंस का छोड़ दो, रनिंग बैलेंस हमारे लिए कोई फायदे का नहीं। अगर ये दोनों का नेट होता है तो मैंने यहाँ पे बोला तो विड्रॉ अमाउंट को क्रेडिट पकड़ो और डिपॉजिट अमाउंट को डेबिट पकड़ो। तो ऑब्वियसली डिपॉजिट अमाउंट जीरो है तो मेरा ये क्रेडिट हो गया, 5,30,000 क्रेडिट टू बैंक। तो सिंपल लॉजिक आप देखोगे, क्योंकि क्रेडिट क्यों हो गया, क्योंकि जीरो माइनस 5,30,000 था। बस इतना ही लॉजिक है, इसको मैंने किया एंटर। फिर मैंने कोई डेबिट क्रेडिट फिगर नहीं दिया। देखो यहाँ पे और एक है, आप अमाउंट अगर हाथ से चाहते हो कि डीआर और सीआर करना है तो आपको यहाँ पे जाके वो डीआर और सीआर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखो डीआर और सीआर। मुझे वो नहीं करना था, मुझे क्या करना था, एक ही स्टेटमेंट के अंदर विदाउट सॉर्टिंग और फिल्टरिंग एज इट इज इंपोर्ट होना है। चलो नेक्स्ट लेते हैं बॉटम लेजर। अब बॉटम लेजर क्या होता है, जो टैक्स लेजर, डिस्काउंट लेजर, डेबिट अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं वो लोग। तो मैंने बोला लेजर नेम, तो लेजर नेम मुझे पता है पार्टी का नाम तो इसके अंदर है ही नहीं कहीं भी, किसी भी बैंक के अंदर पार्टी का अकाउंट तो आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो भी टैली के साथ मैच नहीं करेगा, छोड़ देते। तो हमने बोला इसको भी हम ही डिफाइन करते सस्पेंस अकाउंट। मैंने सस्पेंस अकाउंट नाम से एक अकाउंट निकाल के रखा हुआ है, तो वो लेजर उसने ले लिया। और वापिस अमाउंट, उसको भी अमाउंट चाहिए डेबिट और क्रेडिट दोनों के साथ, तो मैंने इसको ये फॉर्मूला दिया। अब देखिए मैंने इसको बोला डिपॉजिट अमाउंट अगर है तो क्रेडिट पकड़ो और विड्रॉ अमाउंट है तो डेबिट पकड़ो, ठीक है। अब ये दोनों का नेट होगा। अब फॉर्मूला जिसको लगाना है वो अपने दिमाग से सोच सकता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो अगर कभी रिसीट हुआ, हम सोच लेते हैं कि रिसीट वाउचर चल रहा है, ये इंपोर्ट चल रहा है, तो इस इंपोर्ट में तो पता चला कि 5,30,000 क्रेडिट होने वाले, ओके। यहाँ पे क्योंकि बैंक अकाउंट या तो डेबिट या तो क्रेडिट होगा, तो हम फॉर्मूला ऐसा लगा देंगे कि डीआर-सीआर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसको नेटिंग कर दिया, ठीक है। अब मैंने सेव किया, बाकी कुछ नहीं करना है। बस एक चीज यहाँ पे रह जाती है, मोस्टली लोगों का एक मिस यहाँ पे हो जाता है कि इसको यूनिक वैल्यू क्या दी, मतलब वाउचर नंबर भी नहीं है यहाँ पे। देखो वाउचर नंबर तो 1 2 3 चलेगा, लेकिन किसको पता कि आपको ये वाउचर अलग अलग वाउचर चाहिए या ये चार में लोग चार का एक करके चाहिए। मान लो यूनिक वैल्यू मैं नहीं दूंगा तो टैली क्या करेगा पता है, ये 4 डेट का जो है 4 अप्रैल का एक ही वाउचर के अंदर डेबिट क्रेडिट कर लेगा। मतलब दो सस्पेंस अकाउंट और 3 सस्पेंस अकाउंट आ जाएंगे एक ही एंट्री के अंदर, क्योंकि यूनिक वैल्यू हम नहीं दे रहे थे। अब यूनिक वैल्यू देना जरूरी क्यों होता है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, एक नया कॉलम, और इसको कुछ वैल्यू देना पड़ेगा 1 2 3 4 5। और ये इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक मैंने यहाँ पे क्या लिया कि बैंक का जो चेक नंबर होता है, रेफरेंस आईडी होता है, ये कभी डुप्लीकेट नहीं आता है। ये तो मुझे पता है कि
कोई चेक नंबर हम दे रहे हैं और वो डुप्लीकेट हो रहा है, तो उसकी केस बहुत कम रहेगी, रेयर केस रहेगी। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हाँ ये यूनिक वैल्यू आएगा कैसे, तो F12 करना है। इस टेम्पलेट के ऊपर मैंने F12 किया। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन थे, उसमें से ये ऑप्शन था हमेशा नो रहता है, यूनिक वैल्यू वाला। और ये एक्सेल के जो एम्प्टी रोज है उसका एक वैल्यू ये भी कॉलम नो रहता है, तो मैंने दोनों ऑप्शन यस कर ली। उससे क्या होगा, यूजर हैव राइट्स टू डिसाइड व्हाट विल बी द यूनिक वैल्यू फॉर दिस वाउचर। मे बी वाउचर नंबर हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे भी ऑप्शंस आते हैं कि आपको क्या यूनिक करना है, कि वाउचर टाइप का नाम, वाउचर का डेट और वाउचर की नंबर, ये तीनों को कॉम्बिनेशन करना है। तो टैली ने यहाँ पे प्राइमरी दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो नीचे मैंने यहाँ पे बोला कि स्पेसिफिक कॉलम हेडर। ठीक है, हेडर, तो हेडर उसने पूछा कौन सा हेडर लेना है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये वाला चेक नंबर का हेडर उसको यूनिक करना है। मान लो मुझे मल्टीपल करने हैं, जैसे हो सकता है कि चेक नंबर डबल हो सकता है, ऐसा कोई सिचुएशन अगर आता है, जैसे कि वो ब्लैंक हो जाए, मतलब ये 4 ब्लैंक है तो यूनिक यूनिक हो गया वो। मतलब ब्लैंक, चारों का ब्लैंक होना मतलब एक ही पकड़ेगा उसको। तो ये भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो आप ये भी ऐसा भी कर सकते हो। जस्ट मिनट, ये ब्लैंक जो था मैंने अंडू कर लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यूनिक वैल्यू चेक करने के लिए 1 + 2 + 3, ये तीनों का जैसे हम एक्सेल में एंड लगा के कॉम्बिनेशन करते हैं कॉन्केटनेट, वैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इतने 4 कॉलम सेम होनी चाहिए, तब जाके वो नया वाउचर पकड़ेगा उसको। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये सही था कि यूनिक नंबर में इसको बना दो, ये तो डुप्लीकेट है ही नहीं, मैं इसको फाइंड करके भी चेक कर सकता हूँ फाइंड रिप्लेस से। चलो, तो मैंने बोला। अब यहाँ पे पूछता है कि एक्सेल के रोज, ठीक है, एक्सक्लूड करे क्या, मतलब इसको लॉजिक बताता हूँ क्या है। यहाँ पे देखिए, उसको यस करता हूँ तो यहाँ पे वो पूछता है कि कौन सा कॉलम, तो मैंने बोला डेट। डेट कॉलम अगर एम्प्टी है, डेट कॉलम अगर एम्प्टी है तो एक्सक्लूड करे। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर वो स्टॉप होना चाहिए, यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ये सब एरर में चला जाएगा, ये सब एरर में चला जाएगा, यहाँ पे ढूंढता ही रहेगा ये सब कुछ। ठीक है, तो उसको या तो आप ऊपर भी ब्रेक कर सकते हो, जहां पर यहाँ पर भी आप ऊपर ब्रेक कर सकते हो कि 23 से लेके कहाँ तक आपको इंपोर्ट करना है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, इसलिए एक शॉर्टकट हमने बना के रख दिया कि भाई हाँ एम्प्टी है तो छोड़ दो, बस हो गया, आप कंट्रोल ए प्रेस करना है। वो पूछेगा कि आपको समरी दिखाऊं क्या, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू आपको दिखाऊं क्या, जो भी इंपोर्ट होने वाला है। और आगे पूछेगा कि बैकअप भी लेना है क्या, तो मैंने बैकअप पर नो लिया क्योंकि डेटा डेमो का है, आप बैकअप लेके कर सकते हो, एंटर। अब उसने समरी बता दिया कि डेमो रिसीट्स के अंदर 17 वाउचर्स है और डेमो पेमेंट के अंदर 16 वाउचर्स है, और एरर 2 चला गया, 2 एरर्स में चला जा रहा है। ठीक है, अब 16 और 17 चेक करके देखते हैं एक्सेल में कितना है हमारा। तो डेट से लेके डेट तक मैं कंट्रोल से सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट से सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे कुछ पता चला कि 33 वाउचर्स है यहाँ पे काउंट। चलो 33 हुआ, मतलब ये 17 और 16 सही आ गया। चलो अब हम करते इम्पोर्ट, हो गया इम्पोर्ट। एक्सेप्शन आएगा, कुछ एरर है, तो हमें पता है कि 2 कुछ एरर बता रहा था, तो 2 क्या है पता नहीं है, तो हम देखते हैं 2 क्या है। तो वाउचर डेट इज मिसिंग, मतलब ये कोई चीज है जो वो काउंट कर रहा है, मतलब हो सकता है कि ये 23 मतलब कहीं एक एक्स्ट्रा कॉलम पकड़ रहा होगा, शायद ये या ये। ओके, अदरवाइज कोई एरर तो है नहीं है। चलो देखते हैं। हाँ, ये वाले शायद रहेंगे, ये दो रहेंगे, इसके बाद रुक गया। तो हाँ, ये ब्रेक किया, 1 2 3 4 5, यहाँ तक वो चेक करा है। ठीक है, आगे तो उसने छोड़ दिया पूरा, तो हमें ये तो कोई जरूरत नहीं। चलो देखते हैं रिसीट पेमेंट आ गया क्या। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टैटिस्टिक, देखो रिसीट 16, तो हम देखेंगे यहाँ पे तो HDFC बैंक सस्पेंस अकाउंट, ये पहली एंट्री आ गई हमारी, रिसीट 5,29,100। यहाँ पे देख लेते हैं 529,100, सॉरी पेमेंट, ये पेमेंट वाउचर है, और ये 5,30,000 का रिसीट वाउचर है। यहाँ पे रिसीट वाउचर, पहला वाउचर अपना आ गया 5,30,000। अब एक जरूरत होती है कि आपको, देखो नरेशन पे आ गया, एक आपको जरूरत होती है कि वो इंटरनल जो डिस्क्रिप्शन आता है ये सब, कि
ई पेमेंट है, या फिर आरटीजीएस का नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट। अब ये चीज़ भी आप अपनी तरफ से ऐड कर लो। कैसे करना है यहाँ पे, चलो लगे हाथ इसको भी हम चेक कर लेते हैं। आपको क्या करना है, जो भी टेम्पलेट आपने किया था, टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो टेम्पलेट के अंदर जाके, मतलब कहाँ से, कॉन्फ़िगर से, यहाँ से भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज मैं जाता हूँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर, और यहीं पे मेरा टेम्पलेट है, वहाँ पे कंट्रोल एंटर दबाता हूँ। अपने को तो कमांड पता है, कंट्रोल एंटर से मास्टर भी अल्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एंटर, ये हो गया मेरा लास्ट वन। लास्ट में आएंगे एंड ऑफ लिस्ट, और नीचे लिखेंगे इसको BAN के टाइप करेंगे। तो बैंक के अंदर जितना भी अलोकेशन है टैली ने दिया हुआ, देखो, ट्रांजैक्शन टाइप, अमाउंट, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच, इंस्ट्रूमेंट नंबर, ये सब कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इंस्ट्रूमेंट नंबर लिया, पूछेगा कहाँ से लेना है, तो हमने यहाँ पे बोला कि ये चेक नंबर से लेना है। तो इस तरीके से जितना चाहो ऐड कर लो, सेव कर लो, और आप इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ से होगा क्या, ये जो टेम्पलेट जाता कहाँ पे, कॉन्फ़िगर कहाँ पे करना, इसको भी सीख लेते हैं। तो हो सकता है कि किसी को ये टेम्पलेट अभी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो टेम्पलेट कहाँ पे टाइप करना है शायद हो सकता है आपको पता ना चले। तो करना क्या, आपको टैली की शॉर्टकट आइकॉन्स के ऊपर जाके प्रॉपर्टीज में जाना है, ओपन फाइल लोकेशन, क्योंकि उसका इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। इसकी रूट डायरेक्टरी कौन सी है, वो मैंने ढूंढ के ले लिया। अब इसके अंदर आपको एक कॉन्फ़िगर नाम का एक फोल्डर मिलेगा। चलो यहाँ पे देखिए, कॉन्फ़िग। अब कॉन्फ़िग के अंदर एक्सेल मैप करके फोल्डर मिलेगा। अब एक्सेल मैप में टेम्पलेट आपको पेस्ट करना है, जो मैं टेम्पलेट दूंगा आपको वहां पे पेस्ट करना है। देखो यहाँ पे डेमो HDFC है, ये TSF फाइल होता है। ये TSF फाइल एक दूसरे को शेयर करते रहोगे तो दूसरे के लिए वो टेम्पलेट मैप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आपको ऐसे ऐसे बैंक का करना है, एक्सिस बैंक का करना है, और कोई बैंक का करना है, तो आप बोल दो, हम वो भी करके दे सकते हैं। या तो आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो खुद सीख जाओगे। अब इस तरीके से आप परचेज, सेल्स, रिसीट, पेमेंट जर्नल, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, या तो पेरोल, जो चाहो टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। बहुत सुंदर फीचर टैली ने दिया हुआ है। बहुत R&D कर करके आप लोग अपना काम आसान कर सकते हो। बहुत जगह पे मैंने देखा है, CA कंसल्टेंट ये लोग ढूंढते रहते हैं कि एक्सेल इंपोर्ट का टूल दे दो, तो हम लोग ये टूल बना के देते हैं। इसमें टेम्पलेट में कोई चेंज हुआ, जैसे कुछ कॉलम आगे पीछे हुआ, तो आपको हमारे पास वापस आना पड़ता है, या फिर वो चेंज करके दो, या फिर वर्जन चेंज हो गया। यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू मैप कॉलम्स टू द टैली डेटाबेस, नथिंग एल्स। हाँ, जो चीज नहीं है हमने यहाँ पे ऐड की, क्यों, रिसीट चाहिए, पेमेंट चाहिए। अदरवाइज कोई बंदा क्या कर लेता, इसको फिल्टर कर लेता, सब रिसीट एक साथ ले लेता, और सिर्फ रिसीट का टेम्पलेट अलग बनाता, फिर पेमेंट का टेम्पलेट अलग अलग बनाता। ये भी हो सकता था। तो थोड़ा सा मैंने एडवांस एक बना दिया। अब ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, जिसको कुछ कमेंट करना है आप कमेंट कर दो। मैं इसका वो दूसरा स्टेटमेंट भी चाहिए तो हम वो भी इंपोर्ट का टेम्पलेट बना के दे देंगे। कोई भी है, ऐसे ऐसा है, HDFC, एक्सिस है, सब लोग सबका टेम्पलेट हम दे देंगे। थैंक यू।